आशाराम जी बापू को जमानत दिए जाने के विरोध में गुजरात सरकार ने क्यों उतारा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को। आज हम चर्चा करेंगे उस मामले की जिसने देश भर में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बुजुर्ग संत जिनकी उम्र करीब 88 साल है और जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनकी मेडिकल ग्राउंड पर जमानत का विरोध करने के लिए गुजरात सरकार ने देश के सीनियर वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को क्यों चुना। यह सवाल न केवल कानूनी जगत बल्कि समाज के हर वर्ग में चर्चा का विषय बन गया है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस MM सुंदरेश और जानिए हर सच की जमानत दिए उनकी मेडिकल ग्राउंड पर जमानत का विरोध करने के लिए गुजरात सरकार ने देश के सीनियर वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को क्यों चुना। यह सवाल न केवल कानूनी जगत बल्कि समाज के हर वर्ग में चर्चा का विषय बन गया है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच में इस केस की सुनवाई हुई। इससे पहले 22 नवंबर 2024 को गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जवाब में सरकार ने आशाराम जी बापू की जमानत का विरोध किया, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब इस सुनवाई में गुजरात सरकार ने अपने केस को मजबूत करने के लिए देश के सीनियर वकील तुषार मेहता को खड़ा किया। तुषार मेहता, जो देश के सॉलिसिटर जनरल हैं, आमतौर पर बड़े संवैधानिक मामलों या जटिल कानूनी मुद्दों में ही अदालत में पेश होते हैं। सवाल यह है कि एक मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के मामले में ऐसा क्यों किया गया। एडवोकेट कीर्ति आहूजा का बयान। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली वकील कीर्ति आहूजा ने एक वीडियो में इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि गुजरात सरकार का यह कदम चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि तुषार मेहता जैसे व्यस्त और वरिष्ठ वकील को बुलाना यह दिखाता है कि सरकार इस केस का विरोध पूरी शक्ति के साथ कर रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि गुजरात सरकार को ऐसे केस में अपने AG एडवोकेट जनरल या AAG एडिशनल एडवोकेट जनरल के बजाय देश के सॉलिसिटर जनरल को उतारने की क्या आवश्यकता थी। क्या गुजरात सरकार के पास इस मामले को संभालने के लिए कोई और विकल्प नहीं था। आसाराम बापू के केस में कल सुप्रीम कोर्ट में SOS लगी थी, यानी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। इसको साधारण भाषा में बेल भी बोल सकते हैं। तो आई वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट येस्टरडे। ये बेल उनकी अहमदाबाद वाले केस से रिलेटेड है। अहमदाबाद वाला केस वो वाला जिसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, जिसमें की जो कंप्लेनेंट है उसने 12 साल के डिले के बाद आसाराम बापू के ऊपर केस फाइल किया था और उसमें उसकी रियल सिस्टर यानी सगी बहन ने गवाही दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरी सिस्टर के साथ, और उन्होंने झूठी कंप्लेंट फाइल की थी। तो इस केस के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में SOS है, क्योंकि इस केस में गुजरात हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग थी और उस अपील के दौरान आसाराम बापू की तरफ से SOS यानी बेल फाइल की गई थी, जो कि रिजेक्ट हो गई थी। उसी रिजेक्शन के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग हुई थी। लेकिन इस केस में गुजरात सरकार की तरफ से कौन आया? सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता। एंड सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता कौन है? ही इज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। देश के सॉलिसिटर जनरल हैं और तुषार मेहता गुजरात सरकार की तरफ से आए हैं आसाराम बापू की SOS में विरोध करने के लिए, ऑब्जेक्शन करने के लिए। और ये थोड़ा स्ट्रेंज लगा हमें, बिकॉज सॉलिसिटर जनरल हमारे देश के, जो कि इतने बड़े बड़े मैटर्स संभालते हैं, इतने बड़े बड़े जो नेशनल इंपॉर्टेंस के केसेस होते हैं जिसमें कि सॉलिसिटर जनरल को सुनना बहुत आवश्यक होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं जिसमें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पेश होना होता है और आर्ग्यूमेंट करना होता है। लेकिन इस केस में, जो कि एक रेप केस है, जिसमें कोई ED या मर्डर का केस भी नहीं है, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का केस भी नहीं है, लेकिन एक रेप केस में जिसमें कि ऑलरेडी आसाराम बापू को 11 साल जेल में ऑलरेडी हो चुके हैं और जिसमें की अपील पेंडिंग है और अपील को सुनवाई में बहुत टाइम लगना है, और जिसमें की उम्र उनकी 88 ईयर्स हो चुकी है, 88 साल हो चुकी है और कई हार्ट अटैक आ चुके हैं, हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है लगातार उनको। ऐसे केस में अगर वो सुप्रीम कोर्ट से अपने दूसरे अहमदाबाद के केस में SOS लेने, बेल लेने आए हैं, तो इस चीज को ऑब्जेक्ट करने के लिए गुजरात सरकार ने देश के सबसे बड़े वकील यानी जो देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है उनको पेश किया है। ये थोड़ा तो हैरानी करता ही है कि गुजरात सरकार को ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस का केस लग रहा है कि तुषार मेहता जैसे सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल को उनको खड़ा करना पड़ा।
ऑब्जेक्शन करने के लिए। और जबकि इस केस में आई ऑल्सो हर्ड द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इन दिस केस, इसमें जब नोटिस हुआ था, कल जो स्टेज थी वो आफ्टर नोटिस थी, तो नोटिस जब हुआ था, इसमें इशू नोटिस हुआ था, तब उस दिन भी ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश जो है, इसमें ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश और ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार की जो बेंच है, उन्होंने फर्स्ट डेट पर ही नोटिस के समय ही ये अपना इंक्लाइनेशन दिखा दिया था कि वी आर ओनली गोइंग टू कंसिडर ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, क्योंकि ऑलरेडी उनकी एज इतनी है और मेडिकल ग्राउंड्स इसमें सफिशिएंट है, तो मेडिकल पर सुनेंगे। जब मेडिकल ग्राउंड्स पर ही सुनवाई होनी है तो तुषार मेहता जैसे बड़े वकील सॉलिसिटर जनरल को पेश करने की जरूरत क्या थी? जब कोई बहुत सीरियस इशू हो या कोई बहुत लीगल इंप्लीकेशन वाला इशू हो, जहां पर लॉ का इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरी है, जहां पर कोई सरकार का इंपॉर्टेंट स्टैंड आना सामने जरूरी है, वहां पर तुषार मेहता की जरूरत पड़ती तो ठीक भी लगता। लेकिन इस केस में जहां पर सिर्फ मेडिकल ग्राउंड में एक व्यक्ति को जिसकी उम्र 88 इयर्स हो चुकी है, बिल्कुल एंड ऑफ लाइफ में है वो, और जिसकी मेडिकल स्थिति भी ऐसी है, ऐसे केस में मेडिकल ग्राउंड्स की एसओएस को ऑब्जेक्ट करने के लिए तुषार मेहता को अपीयर करवाया गुजरात सरकार ने, ये एक प्रश्न तो खड़ा करता ही है। और कल की भी हियरिंग में जब ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश एंड ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार बोल रहे थे कि ये एक मेडिकल बेल के ऊपर हम सोचेंगे, इसमें हम मेरिट्स पर नहीं जाएंगे, पहले ही वो शुरू से ही उन्होंने बोल दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता उसमें मेरिट्स पर आर्ग्यू करने लग रहे थे और बोल रहे थे कि ये एक छोटी बच्ची का केस है। तो उसी समय सीनियर एडवोकेट दामा नायडू, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया इमीडिएटली कि आप कंफ्यूजन में है मेहता साहब, कि ये वो केस नहीं है, वो केस डिफरेंट है, जोधपुर वाला है, ये केस अहमदाबाद वाला है, इसमें डिफरेंट है, इसमें कंप्लेनेंट माइनर नहीं है। तो तुषार मेहता बोले यानी देखो बहुत सारे केसेस तो है ना। तो दामा नायडू ने बोला कि दिस इज वन ऑफ द मी टू मूवमेंट, और मी टू मूवमेंट में एक के बाद एक केस हो गए, और कोई अगर बड़ी पोजीशन पर होता है तो उतने ही उसके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। इस तरह से दामा नायडू ने संभाला उस समय स्थिति को, लेकिन तुषार मेहता तो इसको बता रहे थे कि माइनर का केस है, जबकि वो तो माइनर का केस है भी नहीं। ये अहमदाबाद का केस वो है जिसमें की जो कंप्लेनेंट है वो आसाराम बापू के आश्रम में ही रहती थी, और उस समय वो प्रवचन करती थी, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस देती थी, और उसके बाद से आश्रम से चले जाने के बाद से शी मैरिड, शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, और फिर 12 साल बाद जाके उसने कंप्लेंट की है। तो ये केस डिफरेंट है। लेकिन दामा नायडू ने उस समय ऑब्जेक्ट करके कोर्ट को सही फैक्ट बताए, और उसके बाद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम मेरिट्स पे नहीं जा रहे हैं और हम मेडिकल ग्राउंड्स पे करेंगे। यहाँ पर आसाराम बापू की जगह कोई और भी होता, कोई भी बूढ़े व्यक्ति की जिसकी 88 साल उम्र है, जिसकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि इतने हार्ट अटैक आ चुके हैं, हार्ट की कंडीशन इतनी बुरी है, ऐसे केस में एक नॉर्मल किसी व्यक्ति को जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, जैसा उसके लिए सुनवाई होनी चाहिए, वैसा ही आसाराम बापू के लिए होना चाहिए, बिकॉज लॉ सभी के लिए इक्वल होना चाहिए। ये बात हमने कई बार बोली है कि लॉ के आगे कोई बड़ा कोई छोटा कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि हु इज बिफोर द कोर्ट। लेकिन ये आश्चर्य बना रहेगा कि ऐसे छोटे से केस के लिए गुजरात सरकार ने तुषार मेहता जैसे इतने बड़े वकील को क्यों